हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। हम प्रीवियस क्लास में एल्कोहल और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एल्कोहल, वाटर और फिनोल की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, और फिर उसके बाद फिनोल मोर एसिडिक क्यों है, और फिर फिनोल के अंदर जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, तो इन फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज होती है, या यूं बोलूं कि फिनोल पर जब हम कोई सब्स्टिट्यूट लगाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चेंज आते हैं और क्यों चेंज आते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास यहाँ पर स्टॉप की थी, और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आप इसको कर लेना, और ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन बेटा। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम डिस्कस करें तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। प्रोपेन 1-ओल को नंबर 1 दे देता हूँ मैं, 2,4,6-ट्राई नाइट्रोफिनोल को नंबर 2 दे देता हूँ, 3-नाइट्रोफिनोल को नंबर 3 दे देता हूँ, 3,5-डाइनाइट्रोफिनोल को नंबर 4 दे देता हूँ, फिनोल को नंबर 5 दे देता हूँ, और 4-मिथाइल फिनोल। अब आप देखें, अब ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर को बनाते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले तो हम ऐसे सर्कल बना दें, 6 सर्कल बना देते हैं, और ये 6 सर्कल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। थोड़ा छोटे बना देते हैं। तो इस तरह से मैं 6 सर्कल बना दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सर्कल बना दिए हमने। अब इसमें जो सबसे वीक एसिड होगा वो प्रोपेन 1-ओल होगा, क्योंकि प्रोपेन 1-ओल जो है वो एलिफेटिक अल्कोहल है, और एलिफेटिक अल्कोहल आपको मालूम है सबसे वीक एसिड होता है, तो नंबर 1 यहाँ लग जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ये इंक्रीज हो रही है। और सबसे जब इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वीक और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग को अलग कर लो। तो अब हमने इसको सेलेक्ट, ये हमारी जो अब निकल गया। बाकी 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, तो 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल क्या हो जाएगा, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल बेटा ये है। तो हमको मालूम है ये पिक्रिक एसिड है, और इसमें तीनों NO2 स्ट्रॉन्ग -I और -R इफेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो इससे बनने वाला जो ये फिनोऑक्साइड आयन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इन रिंग के साथ ये नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ 3 NO2 पर भी डिलोकलाइज होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया सेकंड वाला। तो हमारा अब ये भी चॉइस से निकल गया। अब देखो नाइट्रो ग्रुप अब है हमारे पास 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं 3,5 नाइट्रोफिनोल की बात करूं तो 5th पोजीशन पर NO2 है, यानी ये 2 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों नाइट्रो ग्रुप मिलके इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जितने ज्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये वाला नाइट्रो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4th वाला आ जाएगा, क्योंकि 4th वाले में ये 4th वाले का स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने बेटा, ये 4th वाले का स्ट्रक्चर है। तो 2 नाइट्रो मिलके इसके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से 3 नाइट्रो की बात करूं मैं, तो जब मैं 3 नाइट्रो की बात करूंगा, 3 नाइट्रो अब ये हो जाएगा, और नाइट्रो ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब ये NO2 हो गया 3 नाइट्रो, तो यहाँ पर ये 3rd वाला आ जाएगा। अब हमारे ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिनोल और 4-मिथाइल फिनोल, ठीक है। फिनोल और 4-मिथाइल फिनोल, तो ये हो गया हमारा फिनोल खाली। इस NO2 को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनोल। और उसके अलावा दूसरा है हमारे पास 6-1 जो है वो है 4, 1, 2, 3,
4 5 6 4 पर मिथाइल है और मिथाइल ग्रुप कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो ये जो 6 वाला है ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा फिनोल्स में से। तो इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है, इन दोनों में बेटा मोर एसिडिक ये होगा क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये प्लस आई इफेक्ट है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा फिनोल की। तो जो 6 1 है वो यहाँ आएगा और 5th 1 यहाँ आएगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बनेगी। इसमें सबसे लीस्ट एसिडिक तो प्रोपेन 1 होगा क्योंकि फर्स्ट वाला है एलिफेटिक एल्कोहल, और तो एलिफेटिक एल्कोहल सबसे वीक एसिड होगा। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सब एरोमेटिक एल्कोहल है, तो एरोमेटिक एल्कोहल हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एलिफेटिक एल्कोहल से। अब यहाँ पर हम वही जो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चन किया है, तो मैं होप करता हूँ कि ये आंसर आपका पहले से ही आ चुका होगा क्योंकि ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में पिछली क्लास के अंदर। अब और ये वैसा एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है और हम अब आगे बढ़ते हैं बेटा। गिव 2 रिएक्शन दैट शो 11.14, ये एंड एक्सरसाइज है दोनों, 11.14 और 11.15। गिव 2 reactions that show the acidic nature of phenol and compare acidity of phenol with that of ethanol। तो हम ये लास्ट क्लास में अच्छे से कर चुके हैं बेटा, उसके आंसर्स भी मैंने स्लाइड पे डिस्प्ले कर चुका था कि ये एरोमेटिक एल्कोहल हो गया, ये एलिफेटिक एल्कोहल हो गया। तो एरोमेटिक एल्कोहल मोर एसिडिक होते हैं एलिफेटिक से, ठीक है। और कोई भी 2 रिएक्शन आप फिनोल की ये बता सकते हैं, फिनोल की NaOH से रिएक्शन कर दे, एक तो फिनोल की आप NaOH से रिएक्शन वाला एग्जांपल ले लेना और दूसरा फिनोल का सोडियम मेटल से रिएक्शन ले लेना या एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्शन ले लेना, जो भी आपको याद हो वो लिख लेना क्योंकि प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस हो चुका है। Explain why orthonitrophenol is more acidic than orthomethooxyphenol, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की जगह लिया था पैरानाइट्रोफिनोल और पैरामिथोऑक्सी, ठीक है। तो नाइट्रो हम ये लिखेंगे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो नाइट्रो ग्रुप है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो नाइट्रो ग्रुप है वो -I इफेक्ट और -R शो करता है, जो फिनोऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाकर फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और जो ऑर्थोमिथोऑक्सीफिनोल है, जो ऑर्थोमिथोऑक्सीफिनोल है, ऑर्थोमिथोऑक्सीफिनोल में ये जो मिथोऑक्सी ग्रुप है, ये जो मिथोऑक्सी ग्रुप है बेटा, ये मिथोऑक्सी ग्रुप प्लस R इफेक्ट है और ये मिथोऑक्सी ग्रुप बनने वाले फिनोऑक्साइड आयन को अनस्टेबलाइज करता है। इस वजह से ऑर्थोमिथोऑक्सीफिनोल लेस एसिडिक हो जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। तो नाइट्रो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा अपने -I और -R इफेक्ट से, और मिथोऑक्सीफिनोल में मिथोऑक्सी ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा अपने +R इफेक्ट से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यानी ये कह रहा है कि हमारे पास जो ये फिनोल है, फिनोल वीक एसिड है, किससे? फिनोल जो है वो वीक एसिड है, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ऐसा क्यों है ये हम वापस हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका रीजन ये है कि ना जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भले ज्यादा है, पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बोक्सिलेट, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं बता देता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फिनोल से, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और जब ये आयनाइज होगा तो ये देगा RCOO- एंड H+ आयन। तो दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन, और इधर ये है हमारे पास फिनोल बेटा, फिनोल से बनने वाला फिनोऑक्साइड आयन, ये फिनोल है। और ये फिनोल जब आयनाइज हो जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये फिनोऑक्साइड आयन बन गया। तो ऊपर वाला तो फिनोऑक्साइड आयन हम जानते ही हैं। तो फिनोऑक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 होते हैं ना बेटा। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है ना। ये H+ आयन इधर रिलीज हो गया और अब इसके हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे टोटल मिला के
5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे फिनोक्साइड आयन के, जो कि मैं लास्ट क्लास में अच्छे से बता चुका हूं, अभी मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। अब हम कार्बोक्सिलेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिनोक्साइड आयन के तो क्या हो जाएगा, एक ये, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस इधर जाएगा। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 RS मतलब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये देखो मैं बना रहा हूं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई पूछे, 1 मिनट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर वो क्या पूछेगा बाद में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, ये इसके 2 तो दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो कि मैंने बना दिए नीचे। अब क्वेश्चन ये है, अब ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। although phenoxide ion have more resonating structure, ध्यान से क्वेश्चन सुनना पहले, ठीक है। ये लैंग्वेज में क्वेश्चन है बुक के अंदर। although phenoxide ion have more resonating structure than carboxylate ion, in spite of that phenol is less acidic than carboxylic acid. Phenol is less acidic than carboxylic acid. वापस सुन लो एक बार क्वेश्चन। Although phenoxide ion have more resonating structure than carboxylate ion, in spite of that, phenol is weaker acid than carboxylic acid. यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके कंपैरिजन में, फिनोल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? तो हम रीजन लिखेंगे कि फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे शिफ्ट होता है ना, क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो ये इन कार्बन्स पर आएगा। और मैंने आपको बार बार बताया है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है, फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से शिफ्ट हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर। इस वजह से फिनोक्साइड आयन लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है कि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, हम लिखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर ही रहता है, कार्बन पे नहीं जाता है। तो आपसे पहला कुछ अच्छे पॉइंट आपके सामने आ गए कि आपसे कोई पूछे कि फिनोक्साइड आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच आयन इज मोर स्टेबल, तो आप लिखोगे फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल, फिनोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल। तो ये हमारे पास ये जो फिनोक्साइड आयन है, हमारे पास जो ये फिनोक्साइड आयन है, ये है लेस स्टेबल, मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पर जा रहा है, और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है हमारा, ये वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये है मोर स्टेबल देन किससे फिनोक्साइड आयन, यानी मोर स्टेबल है किससे, फिनोक्साइड आयन। यानी इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। और मैंने आपको बार बार बताया है जो ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा, यानी फिनोल से फिनोक्साइड आयन तेजी से बनेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन तेजी से बनेगा। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन तेजी से बनेगा, जल्दी बनेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, फिनोक्साइड आयन के कंपैरिजन में। तो ये जल्दी आयनाइज होगा तो जल्दी H+ आयन देगा, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि फिनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सप्लेन व्हाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला आंसर देंगे जो मैंने अभी कहा है कि फिनोक्साइड आयन
लेस स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर ही रहता है, कार्बन पर नहीं जाता है। इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन जल्दी बनेगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होते हुए भी ये ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट है, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। तो यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज बता रहा हूं कि क्या होता है कि हम लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर जब हम किसी एसिड का जो एनालिटिकल टेस्ट है वो हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं। उसको बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम 12th के लेबोरेटरी के अंदर कोई मॉलिक्यूल एसिडिक है या नहीं है, तो ये पता करने के लिए हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। तो क्या होता है देखो, पहले मैं सोडियम बाइकार्बोनेट हमको कैसे बताता है कि ये अच्छा एसिड है। तो जैसे आपके पास आप क्या करो, आप कभी भी लैब में जाओ तो सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा रहता है लैब में। सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl से रिएक्शन करा देते हैं, तो मैं जैसे ही सोडियम कार्बोनेट लूंगा और इसको मैं HCl के सॉल्यूशन में डालूंगा, तो हमारे पास बनेगा H2CO3 प्लस 2NaCl। ये बनेगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट आयनाइज हो जाएगा 2Na प्लस और CO3 माइनस 2 में, और HCl के जो 2H प्लस हैं वो इससे कंबाइन करके H2CO3 देंगे। पर H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है और ये तेजी से CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। और मैंने बताया था एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल कर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O में। तो कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, वो बनते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और H2O में। और ये जो CO2 गैस है वो तेजी से बाहर आती है, और एक तरह से इतना तेज आती है कि झाग बनते हैं। जैसे हम जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को अगर हिला के खोलें, उसका कैप खोलते तो वो कैसे शक करके बाहर आती है, कैसे एकदम झाग बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ब्रिक्स इफरमेंसेस। क्या बोलते हैं, ब्रिक इफरमेंसेस, BRICK। ठीक है, तो ब्रिक इफरमेंसेस यानी तेजी से आपने क्या किया, जैसे आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें HCl है, इसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, तो एकदम झाग के साथ एकदम ऊपर झाग, जैसे तेजी से झाग बन के और एकदम आप टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलते हैं। आपने देखा होगा कभी आपने हिला के सॉफ्ट ड्रिंक को ग्लास में भरते हैं तो एकदम ग्लास के अंदर झाग आ जाते हैं और झाग बाहर आने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन होगा जब आप HCl में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो हम इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर CO2, सॉरी बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर एसिड। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको काम आएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, NaHCO3 को जब मैं HCl से रिएक्ट करवाता हूं तो Na प्लस HCO3 माइनस है, H प्लस Cl माइनस है, तो ये क्या हो जाता है, H2CO3 बन जाता है प्लस NaCl। और अब ये H2CO3 तेजी से CO2 निकालता है और H2O बनाता है, तो ये ब्रिक्स इफरमेंसेस आती है। ठीक है, तो बुक के अंदर रिएक्शन क्या लिखी हुई हो जाएगी, H2CO3 नहीं लिख के क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, CO2 प्लस H2O प्लस NaCl। बेसिकली ये बना तो क्या था, H2CO3 बना था, पर ये डिकम्पोज हो गया H2O और CO में, H2O और CO2 में।
और ये CO2 तेजी से बाहर आती है तो इसकी ब्रिक्स इफरवेंसिस बाहर आती है, इसकी ब्रिक्स इफरवेंसिस बाहर आती है। तो ये टेस्ट जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड के साथ करते हैं तो भी हमको मिलता है। अब मैंने ये इसीलिए इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे को मिलेगा 8COONA H2O प्लस CO2 और ये CO2 तेजी से ब्रिक्स इफरवेंसिस देगी, जैसे आपको लगेगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल हिला हिला के खोली है अभी हमने, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट वो ही देते हैं, ये ध्यान देना, ध्यान से सुनो और लिख लो। बाइकार्बोनेट टेस्ट गिवन बाय bicarbonate test given by only those organic and inorganic acid whose acidic strength is greater than greater than H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वही देंगे जिनका बाइकार्बोनेट टेस्ट वही देंगे, वही ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एसिड देंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड देंगे। एक मिनट बेटा, मिस्टेक हो गई, लिख लो एक बार, वापस सुनो। बाइकार्बोनेट टेस्ट गिवन बाय ओनली तो बाइकार्बोनेट टेस्ट given by only those organic and inorganic acid whose acidic strength is greater than कार्बोनिक एसिड, ठीक है। यानी अब स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है एक दो जगह तो उसको इग्नोर करो बेटा, नजर आ जाती है, या जैसे अभी बाय लिखना भूल गया मैं, या इधर एसिड लिखना भूल गया, तो वो भूलते नहीं है, वो फ्लो में हम मतलब चूक जाते हैं लिखते वक्त। तो बाइकार्बोनेट टेस्ट गिवन बाय ओनली दोस ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड whose acidic strength is greater than कार्बोनिक एसिड। तो ये रूल है ये। तो अब देखो, अगर मैं ये बोलूं तो अगर मैं ना जो एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनोल है। फिनोल से ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और उससे ज्यादा एसिड कौन से हैं? इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। इसका मतलब इनऑर्गेनिक एसिड जैसे H2SO4, HNO3, HF, HCl, HBr, HI और सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव्स bicarbonate test. Give bicarbonate test. It gives positive test देंगे ये bicarbonate के साथ, ठीक है। और एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या देंगे? नेगेटिव टेस्ट देंगे, यानी does not gives bicarbonate test। Does not give bicarbonate test, ठीक है। तो ये फिनोल, ये अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आपके पास दो ऑर्गेनिक एसिड गिवन ही है, एक ऑर्गेनिक एसिड तो फिनोल गिवन है आपको, एक तो फिनोल गिवन है, ये फिनोल, ठीक है, एक तो फिनोल गिवन है आपको और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है। तो आपके पास
दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में फिनोल है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके कौन सी टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में फिनोल है? जैसे मेरे पास ये दोनों है, एक ब्लू टेस्ट ट्यूब है, एक रेड टेस्ट ट्यूब है, एक में फिनोल है और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन डाल देंगे, तो जिसमें तेजी से झाग बनते हुए CO2 बाहर आएगी, बिक्स इफरवेंसेस बाहर आएंगे, हम बोल देंगे उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि फिनोल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। लेकिन सारे फिनोल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देते हैं, याद रखना, सारे फिनोल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूटेड हो चाहे विदाउट सब्स्टिट्यूटेड हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या है? पिक्रिक एसिड भी एरोमेटिक एल्कोहल है, यानी मेरे कहने का मतलब एरोमेटिक एल्कोहल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देते हैं। लेकिन जो पिक्रिक एसिड है 2,4-डाइनाइट्रो, ठीक है ना, जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ये पिक्रिक एसिड में ये तीनों NO2 मिलकर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सारी बढ़ा देते हैं। तो जब हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। तो हमेशा याद रखना आप कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या फिनोल्स देते हैं, आप बोलोगे नहीं। क्या नाइट्रोफिनोल देगा? नहीं। क्या 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा? नहीं। क्या 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा? यस, ये रहा, बोर्ड पे आ गया, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक, जो हाथ पीले करने के काम आता है, येलो कलर का डाई है, ठीक है, वो क्या देता है? बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, ठीक है ना। तो अगर कोई फिनोल बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा है तो वो फिर पिक्रिक एसिड है। बाकी पिक्रिक एसिड के अलावा कोई भी फिनोल, कोई भी एरोमेटिक एल्कोहल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो बेटा, वही है, जब अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम एस्टर बोलेंगे और रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। पर जरूरी नहीं है कि, एक मिनट में इस अपनी लैंग्वेज को ही वापस करेक्ट कर देता हूं, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एस्टर बना दें, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एस्टर बना दें तो हम क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन में एक अल्कोहल है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एसाइल क्लोराइड भी हो सकते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड भी हो सकते हैं। और एस्टरिफिकेशन एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल दोनों ही बनाते हैं। तो लैंग्वेज से क्लियर है कि अल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, क्लोराइड्स, एसाइल क्लोराइड्स एंड एसिडिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। देखो मैं इस रिएक्शन को समझा रहा हूं, आप परेशान न हो, ठीक है ना। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, OR प्लस H2O। दिस इज द एस्टरिफिकेशन। और ये हमेशा एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन। और मैं इस अल्कोहल को ब्लू कलर से लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये एस्टर, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये हो गया एल्कोहल, और अगर ये फिनॉल होगा तो C6H5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एस्टर प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, और जब जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब जैसे ही ये एल्कोहल, जैसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्ट करके एस्टर बना रहे हैं, तो ये वाटर वापस इसको रिएक्ट करके रिवर्स ले जाएगा और इसको किसमें स्प्लिट कर देगा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा बना बनाया एस्टर वापस पीछे चला गया, तो इसको रोकने के लिए यानी रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए हमको लगातार वाटर बाहर निकालते रहना पड़ेगा, हमको लगातार वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम जब लैब में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, तब बेटा हम क्या करते हैं, इसको किसी रिएक्शन सिस्टम में कोई ऐसा एनहाइड्रस एक ऐसा केमिकल या एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं जिससे कि क्या हो कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके अलग करता जाए। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन में लगातार एस्टरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जैसे ही एस्टरिफिकेशन हुआ और वाटर बना तो हम वाटर को विड्रॉ करते रहते हैं, वाटर को क्या करते रहते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं, वाटर को रिमूव करते रहते हैं, और वाटर को रिमूव करते रहने से क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं जाएगी और एस्टर बन जाएगा। आप बोलोगे सर वाटर को रिमूव कैसे करेंगे, तो बेसिकली एस्टर और वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, रिएक्ट जरूर कर लेते हैं, ये सॉल्युबल नहीं है, इनिशियली सॉल्युबल नहीं है, एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो जैसे ही वाटर बनता है तो हम कोई ऐसा केमिकल इस रिएक्शन में डाल देते हैं, जैसे CaCl2 है, ठीक है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता जाए। उससे क्या होगा, वाटर बनेगा, वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो वो वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो वो एस्टर को वापस एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में स्प्लिट नहीं करेगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन बंद हो जाएगी, रिएक्शन खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और इसीलिए हम एस्टरिफिकेशन के टाइम लगातार वाटर को रिमूव करते रहते हैं। अब कैसे करते रहते हैं ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बुक के अंदर ये है कि ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन हम वाटर को क्यों रिमूव करते रहते हैं, तो आप ये लिखोगे रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी तोड़ने के लिए, ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए और हमको ज्यादा से ज्यादा एस्टर मिले। यहां पर हम इसकी जगह एस्टरिफिकेशन की जगह हम RCOCl भी ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। RCOCl को हम क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड का हमने रिएक्शन किया एल्कोहल से, फिर एल्कोहल से किया, और ये रिएक्शन तो एसिड कैटालाइज्ड है बेटा, एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन। और यहां पर देखो फिर ये बॉन्ड गया, HCl निकला, और RCOOR एस्टर बन गया प्लस HCl बन गया। अब ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, तो हम इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बना, HCl बना, तो हमको यहाँ HCl हटाना पड़ेगा। इसमें भी देखो एस्टर बना, और जब एस्टर बना उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर यहां हम AR ले लेंगे, AR मतलब एरोमेटिक, तो एरोमेटिक एस्टर बन जाएगा, यहाँ AR आ जाएगा, AR मतलब एरोमेटिक रिंग, ठीक है, आप उससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। यहाँ AR किसको बता रहा है, AR बता रहा है C6H5 को, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से वाटर हटाते जाएंगे तो यहाँ HCl हटाते जाएंगे, तो यहाँ HCl को हटा, हम इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी तोड़ने के लिए हम HCl हटाते हैं। HCl हटाने के लिए हम ये रिएक्शन पिरिडीन के प्रेजेंस में करते हैं। हम ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N, ये हो गया पायरिडीन। बेसिकली पायरिडीन एक बेसिक मॉलिक्यूल है, ये बेस है, और ये पायरिडीन क्या करेगा, C5H5N, ये पायरिडीन HCl, इस वाले HCl से रिएक्ट करके C5H5NHCl बना लेगा, यानी ये बन गया पायरिडीनियम क्लोराइड। अगर मैं इसको आयनाइज करूंगा तो C5H5NH प्लस Cl-, ये सॉल्ट बन गया, इस सॉल्ट का नाम है पायरिडीनियम क्लोराइड। और ये सॉल्ट सॉलिड होता है,
ये सॉल्ट क्या होता है, C6H5N, तो ये जो H प्लस और Cl माइनस है, तो ये H प्लस नाइट्रोजन से क्या ले लेता है, लोन पेयर लेके NH बन जाता है, जैसे NH4 प्लस बन जाता है उस तरह से। NH4 जैसे NH3, आपको मालूम है ना, NH3 जब H प्लस से कंबाइन करती है तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्शन करके NH4 प्लस बना लेती है, अमोनियम आयन, तो ये पिरिडीनियम आयन बन जाता है और ये पिरिडीनियम सॉल्ट बन जाएगा। पिरिडीनियम क्लोराइड बोलते हैं, ये सॉल्ट सॉलिड होता है जिसको हम विड्रॉ करते रहेंगे, यानी यहाँ HCl को हटाने वाला कौन है, पिरिडीन है, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्शन की ये रिवर्सिबिलिटी तोड़ने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये अच्छा, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि एस्टरिफिकेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। अब एस्टरिफिकेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये दे रखा था, आप समझना। पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तो आपने रिएक्शन देखी, लेकिन अगर मैंने इस रिएक्शन को ऐसे लिखा, मैं बता रहा हूं, एक मिनट ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था, वो ये था क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये था कि ये वाला रिएक्शन, फर्स्ट वाला रिएक्शन सही है कि सेकंड वाला रिएक्शन सही है। अब स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया क्वेश्चन देख के, क्योंकि कभी उसने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखो RCOOR बनेगा, RCOOR प्लस H2O, और यहां पर भी क्या बन रहा है, RCOOR प्लस H2O। अब वो बारी प्रॉब्लम में आ गया, अब उसको, अब वो मतलब वो 50-50 वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दो चॉइस मैंने दे दी तो 50-50 वाला, बताओ कौन सा सही है। अब ये तो अभी आपने पढ़ा तो किसी का ध्यान चला जाएगा तो सर आपने ऐसा लिखा था। एक्चुअल में क्या होता है कि जब एस्टरिफिकेशन होता है तो इस बॉन्ड को, ये वाला जो रेड वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम इस ग्रुप को तो बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एसाइल ग्रुप, ACYL एसाइल ग्रुप। और इस रेड वाले बॉन्ड का नाम होता है, इस रेड वाले बॉन्ड का नाम होता है एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक। और इधर इस बॉन्ड का नाम है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसने ऐसे 4 चॉइस बना दी थी, ठीक है। अब वो मेरे को चारों चॉइस एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 2 तो याद ही है कि पहला चॉइस था कि इन एस्टरिफिकेशन विच बॉन्ड इज ब्रेक, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर उसने एक चॉइस और बना ली होगी, चलो फिर अभी अपन जो है, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर रहा हूं मैं, कि है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया कि एस्टरिफिकेशन में एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है कि ऑक्सीजन एक मिनट मैं सही कर दूं, वैसे बता सही रहा हूं मैं। तो ये वाला, इस वाले बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। कोई गलती नहीं की है मैंने, लेकिन ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को मैं बोलूंगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पहले भी यही बताया मैंने, लेकिन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को तो हम एसाइल ग्रुप बोल रहे हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। तो आपको कोई पूछे कौन सा रिएक्शन सही है, तो सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक है ना। हमेशा एस्टरिफिकेशन जब होता है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, एसाइल बॉन्ड, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो जेईई मेंस में आया था या नीट में आया था कि इन एस्टरिफिकेशन व्हिच बॉन्ड इज ब्रेक ड्यूरिंग रिएक्शन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड,
एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड, तो आप किस पे टिक करोगे? एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ये रिएक्शन इस तरह से चलती है, ठीक है, ये रिएक्शन ये थी। अब ऐसा क्यों होता है मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, लेकिन इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करूंगा, तो चैप्टर हम आउट ट्रैक चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट भी हमारे सिलेबस में है, क्योंकि एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में है, तो मैं वही डिटेल पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने एक बार यहाँ और बता ही दिया था कि मैंने क्या कहा, मल्टीपल रीडिंग और मल्टीपल लिसनिंग से ही आपको चीजें परमानेंट याद होगी। तो एक बार यहाँ आपको बता दिया कि एस्टरिफिकेशन में एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, न कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। रेफरेंस में क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एस्टरिफिकेशन में एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो सेकंड बुक का 4th चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, यानी 14 नंबर वाले चैप्टर में। अब ये देखो, ये चीजें मैं पढ़ा चुका, द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एसाइल क्लोराइड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड यहाँ कैटलिस्ट है। The reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. ठीक है। The reaction with acyl chloride, acid chloride, RCOCl, ठीक है ना। The reaction with acid chloride यानी RCOCl is carried out in presence of the base pyridine so as to neutralize HCl which is formed during the reaction. अब इससे क्या होता है, वाटर निकालते चलेंगे या pyridine की प्रेजेंस में करेंगे, तो इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड फॉरवर्ड साइड, कुछ भी बोलो, तो ये अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना। अब ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड ये होते हैं बेटा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली 2 रिएक्शन याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, ठीक है, और RCOCl वाली, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और ये NCERT बुक से ही लिया हुआ है सब कुछ। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, अभी बताया मैंने, CH3CO इन अल्कोहल और फिनोल इज आल्सो नोन एज एसाइलेशन, यानी आल्सो नोन एज एसाइलेशन, हम उसको एसाइलेशन भी बोलते हैं। यानी जब मैंने CH3COCl, ठीक है, ये लिखा था, यहाँ R ले लिया था मैंने, ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ CH3 है, तो ये एसाइल ग्रुप है। अब मैंने इसका रिएक्शन अल्कोहल से किया, ठीक है, तो इस अल्कोहल के अंदर कौन सा ग्रुप चला गया, इस अल्कोहल के अंदर कौन सा ग्रुप चला गया, इस अल्कोहल के अंदर कौन सा ग्रुप चला गया, CH3COOR प्लस HCl, तो ये OR, ठीक है। तो यहां पर इस अल्कोहल के अंदर ये अल्कोहल था, इसका हाइड्रोजन हटकर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, CH3CO। तो अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, CH3COCl का CH3CO ग्रुप अंदर चला गया, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ चला गया, तो इस रिएक्शन को हम एसाइलेशन बोलेंगे। ये रिएक्शन अगर हम फिनोल के साथ कर लें, ठीक है, तो फिनोल, ये फिनोल R की जगह फिनोल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एसाइलेशन ऑफ फिनोल। इसको क्या बोलेंगे, एसाइलेशन ऑफ फिनोल। तो इट इज कॉल्ड एसाइलेशन ऑफ फिनोल। और अगर यही सैलिसिलिक एसिड के साथ हो जाए, यही किसके साथ हो जाए, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है बेटा, ये बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर OH है, तो दिस एसिड इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है बेटा, ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इसमें भी ये एरोमेटिक अल्कोहल है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एरोमेटिक अल्कोहल है। अब मैं इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करूं या इसका रिएक्शन मैं इससे करूं तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब मैंने जब इसका रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से किया, इसको क्या बोलूंगा मैं, एसाइल क्लोराइड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, तो ये H गया और ये गया। अब देखो आप, सैलिसिलिक एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप चला गया,
सैलिसिलिक एसिड के अंदर जो ग्रुप गया वो वाला गया, ये रेड कलर इसलिए किया कि ये रेड कलर वाला क्या है, एसाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। ठीक है, हम एसाइल क्लोराइड्स की जगह एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। इनमें तो दो एसाइल ग्रुप है, देखो CH3CO all twice 2। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, हम एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं और एसाइल क्लोराइड से भी कर सकते हैं। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कार्बोक्सिलिक एसिड में, अभी यहां थोड़ा इग्नोर करो। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया और HCl निकल गया बाय प्रोडक्ट, तो ये बन गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा, सैलिसिलिक एसिड के अंदर CH3CO ग्रुप चला गया, तो सैलिसिलिक एसिड का क्या हो गया, सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन हो गया। और अब इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल, ACETYL, एसिटाइल सैलिसिक, फिर ये वाली स्पेलिंग एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी नाम सुना है आपने इसका। एस्प्रिन, क्या बोलते हैं इसको, एस्प्रिन। ये दवा है एस्प्रिन, कौन सी है एस्प्रिन, किस काम आती है, एनाल्जेसिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक है। यानी जब आपको हेडेक हो रहा होता है या कहीं दर्द हो रहा होता है, ठीक है, तो ये दर्द निवारक गोली है। ठीक है, जनरली एस्प्रिन हम यूज करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन को रोकती है, ब्लड को डाइल्यूट करती है, तो एक इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है एस्प्रिन। ठीक है, तो ये एस्प्रिन हो गया बेटा, तो इसको बोलते हैं हम, तो हम आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा रुक गया हूं मैं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एस्प्रिन है, और बहुत बार पूछते हैं कि एस्प्रिन का नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन कैसे बनता है, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब ट्रीट करते हैं, सैलिसिलिक एसिड को हम जब एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनता है, जो एस्पिरिन है। तो ये एक अच्छा फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है। अच्छा, इसके साथ है ना, आपने ना आयोडेक्स, मूव, इनमें जो स्मेल देखी है वो क्या होता है, देखो, तो ये हमारे पास वापस सैलिसिलिक एसिड ले रहा हूं, ये सैलिसिलिक एसिड है, और लिखने का तरीका एक ही बेटा, यूं लिख लो, कोई बात नहीं, जैसे पहले लिखा था, ये सैलिसिलिक एसिड है। अब मैं जब सैलिसिलिक एसिड में OH अब इधर ले लेता हूं, क्योंकि ये रिएक्शन COOH ग्रुप की है, और ये अभी मैंने बोर्ड पे क्या लिख दिया बेटा, बोर्ड पे लिख दिया मैंने सैलिसिलिक एसिड। अब मैं सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मिथाइल एल्कोहल से कर रहा हूं, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लूंगा और थोड़ा सा वार्म अप करूंगा, ज्यादा गर्म भी नहीं करूंगा। आप बिल्कुल ये लैब में कर सकते हो, क्योंकि लैब में सैलिसिलिक एसिड भी अवेलेबल है, 12th की लैब में मिथाइल एल्कोहल भी अवेलेबल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी अवेलेबल है। थोड़ा सा सैलिसिलिक एसिड टेस्ट ट्यूब में ले लो, फिर उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 और मिथाइल एल्कोहल ले लो और थोड़ा सा वार्म अप करो, और जैसे ही वार्म अप करोगे तो आपको लगेगा, आप आसपास के बच्चों को देखने लग जाओगे कि ये आयोडेक्स और मूव कौन लगा के आ गया है। आयोडेक्स, मूव, बाम, जंडू बाम, जितने भी बाम है, इन सब में यही होता है जो अभी बनाने वाला हूं मैं। क्या हो गया, ये एस्टरिफिकेशन हो गया। एस्टरिफिकेशन हुआ, ये कौन सा बॉन्ड है, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो एस्टरिफिकेशन में एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। ठीक है, मैं आपको मल्टीपल लिसनिंग कराता हूं। बहुत बच्चे सोचते होंगे सर एक बात बार बार क्यों बोलते हो, इस मल्टीपल लिसनिंग से ही आपको याद होता है बेटा चीजें। ठीक है,
H2O। अब ये इसका नाम है बेटा मिथाइल सैलिसिलेट। ये एस्टर है, क्या है? मिथाइल सैलिसिलेट, ATE। बेसिकली ये एस्टर बन गया, ये एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है। और ये मिथाइल सैलिसिलेट का जो कॉमन नेम है, जैसे उसका था एस्प्रिन, इसका नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। आप किसी भी आयुर्वेदिक दवा खाने में चले जाओ, आयुर्वेदिक शॉप पे चले जाओ, तो वहां आपको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मिलेगा। आप मेडिकल स्टोर पे चले जाओगे, विक्स लिया, बाम लिया, जंडू बाम लिया है, कोई भी बाम लिया, मूव लिया, आयोडेक्स लिया, ठीक है, और उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ रहेगा वो लिखा रहेगा मिथाइल सैलिसिलेट। सबसे ज्यादा मिथाइल सैलिसिलेट होता है। ये एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, ठीक है ना। जब आप देखते हो क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच हो रहे होते हैं, तो किसी प्लेयर को जोर से चोट लगती है, या क्रिकेट बॉल उसको हाथ पे, पांव पे या किसी भी जगह बॉडी पर तेजी से लगती है, तो एक पर्सन दौड़ दौड़ के आता है, उसके हाथ में एक स्प्रे होता है, वो उसको स्प्रे करता है। वो स्प्रे भी मिथाइल सैलिसिलेट का होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का होता है। ये तेजी से एकदम ठंडक पहुंचाते हुए, ठीक है, पेन को तेजी से रिलीफ देता है, ठीक है। तो पेन रिलीफ के लिए मिथाइल सैलिसिलेट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखा करो जो मैं पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है। और मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी के नोट्स बनाओ और क्वेश्चन करो, सब बुक के क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके बोर्ड बुक के भी साथ हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल्स। तो हम ये टॉपिक बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।